आज रणविजय के जीवन का असली केंद्र कोई युद्ध नहीं बल्कि उनकी पत्नी थी, महारानी शैलजा। शैलजा का सौंदर्य केवल रूप तक सीमित नहीं था, उसमें एक अलौकिक गरिमा थी। उनकी आंखें गहरे सरोवर जैसी थीं, जिनमें बुद्धिमत्ता और करुणा एक साथ झलकती थी। उनके केश रेशम से भी अधिक कोमल थे और उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि बुझा हुआ मन भी खिल उठता था। महाराज अपनी रानी से अगाध प्रेम करते थे। उनके लिए शैलजा केवल जीवन संगिनी नहीं बल्कि उनके अस्तित्व का अभिन्न अंग थीं। दिन भर के राजकाज की थकान के बाद जब वे अपने कक्ष में लौटते तो शैलजा का शांत चेहरा देखते ही उनकी सारी चिंताएं मिट जाती। वे देर तक उनके पास बैठते, उनसे मन की बातें करते और उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। महाराज रणविजय सिंह ने शैलजा के लिए मोतियों और रत्नों से सजा एक भव्य महल बनवाया था। उनके विश्राम और विहार के लिए केवड़े, चंपा और पारिजात से भरे सुगंधित उद्यान तैयार करवाए गए थे। संसार की हर कीमती वस्तु मानो उनकी रानी के चरणों में बिछी रहती थी। पर इस स्वर्णिम ऐश्वर्य के बीच भी महारानी शैलजा अक्सर स्वयं को अकेला महसूस करती थीं। यह वैभव उनके लिए सुख से अधिक एक सुंदर कैद बन गया था। महाराज रणविजय सिंह एक कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित शासक थे। उनका अधिकांश समय राज्य की समस्याओं, दरबारी सभाओं और सीमाओं की रक्षा की योजनाओं में बीत जाता। वे रानी से प्रेम तो अगाध करते थे, पर उनके पास रानी के मन के लिए समय कम पड़ जाता था। शैलजा की दुनिया धीरे धीरे महल की चार दीवारी तक सिमट गई थी। उनके पास दासियां थीं, सखियां थीं, पर कोई ऐसा नहीं था जो उनके हृदय की गहराइयों तक उतर सके, जो उनकी बौद्धिक और भावनात्मक प्यास को बुझा सके। वे कविताएं पढ़ती, चित्र उकेरती और कभी कभी वीणा के तार छेड़ती, पर यह सब बस अकेलेपन से बचने का एक सहारा भर था। महाराज रणविजय सिंह का एक ही व्यक्ति पर अटूट विश्वास था। उनके महामंत्री दुर्गेश्वर राव अनुभवी, चतुर और राजनीति के माहिर थे। उनकी सलाह के बिना महाराज कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। अपनी निष्ठा और कार्यकुशलता से उन्होंने राजा के मन में विशेष स्थान बना लिया था। दुर्गेश्वर राव हर समय महाराज रणविजय सिंह के आसपास रहते थे। उनकी हर आज्ञा का पालन करना और राज्य के प्रशासन को घड़ी की तरह चलाना उनका काम था। महाराज उन्हें अपना दाहिना हाथ मानते थे और भरी सभा में अक्सर कहते, दुर्गेश्वर केवल मेरे महामंत्री नहीं, मेरे सगे भाई जैसे हैं। इन्हीं की आंखों से मैं प्रभातगढ़ को देखता हूँ। पर यह वफादारी केवल ऊपर से दिखने वाली परछाई थी। भीतर ही भीतर दुर्गेश्वर के मन में सत्ता की आग धधक रही थी। वह जानते थे कि वे कभी सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, पर वे ऐसे व्यक्ति बनना चाहते थे जो राजा को भी अपने इशारों पर नचाए। पर्दे के पीछे से पूरे साम्राज्य की डोर अपने हाथ में रखे। उनकी पैनी नजर हमेशा किसी अवसर की तलाश में रहती थी। वे भली भांति समझते थे कि महाराज रणविजय की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों ही महारानी शैलजा है। एक दिन महाराज ने शैलजा से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय मेरा बचपन का मित्र, सेनापति समरवीर वर्षों बाद पड़ोसी राज्य से लौट रहा है। वह कुछ सप्ताह हमारे यहाँ अतिथि बनकर रहेगा। वह महान योद्धा होने के साथ साथ एक संवेदनशील कवि भी है। मुझे पूरा विश्वास है, महाराज रणविजय सिंह ने स्नेह से कहा, कि तुम्हें उसकी संगत अवश्य भाएगी। महारानी शैलजा ने बस हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया, यह जाने बिना कि यह अतिथि उनके जीवन में ऐसा तूफान लाने वाला है जो प्रभातगढ़ के इतिहास की धारा ही बदल देगा। कुछ ही दिनों में सेनापति समरवीर का आगमन प्रभातगढ़ में किसी उत्सव से कम नहीं था। नगर की गलियां सजाई गईं, नगाड़े बजे और महल के फाटक पर शंखनाद हुआ। महाराज रणविजय अपने मित्र को देखकर भावुक हो उठे और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। समरवीर नाम के अनुरूप ही वीर था। ऊंचा कद, सुदृढ़ काया, चौड़ा सीना और आंखों में एक अनोखी तेज चमक। वह केवल रणभूमि का नायक नहीं था, बल्कि उसके शब्दों में दर्शन और कला की गहरी समझ छलकती थी। उसकी वाणी में कठोरता नहीं बल्कि एक कवि की कोमलता थी। जब पहली बार महारानी शैलजा का परिचय समरवीर से हुआ तो दोनों के भीतर एक अजीब सी हलचल दौड़ गई।
शैलजा ने औपचारिक मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया, पर जब उनकी आंखें समरवीर की आंखों से मिलीं, तो उन्हें अपने हृदय में एक अनजाना खिंचाव सा महसूस हुआ। समरवीर भी उस क्षण रानी के सौंदर्य और गरिमा से प्रभावित हुए बिना न रह सका, पर उससे भी अधिक उसने उनकी आंखों में छिपी एक गहरी उदासी देख ली, जैसे किसी शांत सरोवर के भीतर कोई तूफान कैद हो। उस शाम जब महाराज राजकीय भोज की तैयारियों और अतिथियों के स्वागत में व्यस्त थे, समरवीर उस समय महल के सुगंधित उद्यानों में अकेले टहल रहा था। हवा में केवड़े और चमेली की महक घुली हुई थी। वहीं उसकी नजर महारानी शैलजा पर पड़ी, जो अपनी प्रिय चमेली की लताओं के पास खड़ी थीं और फूलों को निहार रही थीं। क्षमा कीजिए महारानी, समरवीर ने विनम्र स्वर में कहा, कहीं मैंने आपकी एकांत घड़ी में विघ्न तो नहीं डाल दिया? शैलजा मुड़ी और हल्की मुस्कान बिखेर दी। नहीं सेनापति, मैं तो बस इन फूलों की खामोशी महसूस कर रही थी। समरवीर उनके पास आते हुए बोला, खामोशी भी बहुत कुछ कहती है महारानी, खासकर तब जब उसे सुनने वाला कोई हो। यह वाक्य साधारण था, पर शैलजा के हृदय को छू गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके भीतर छुपी भावना को शब्द दे दिए हों। वर्षों बाद किसी ने उनसे ऐसी बात कही थी, महाराज उनसे प्रेम करते थे, पर उनकी बातचीत अधिकतर राजनीति, सीमाओं और प्रशासन तक ही सीमित रहती थी। आप कवि हैं, है ना? शैलजा ने जिज्ञासा से पूछा। समरवीर मुस्कुरा उठा। कोशिश करता हूँ महारानी, मेरे लिए शब्द ही मेरे शस्त्र भी हैं और मरहम भी। उस दिन के बाद उनकी भेंटें बढ़ने लगीं, कभी पुस्तकालय की शांति में, कभी घुड़साल की हलचल में, तो कभी इन्हीं उद्यानों की महकती छांव में। महाराज रणविजय सिंह अपने मित्र और अपनी पत्नी को एक दूसरे के साथ सहज देखकर वे प्रसन्न होते थे। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि यह सहजता धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते को जन्म दे रही है जो आगे चलकर प्रभातगढ़ के भाग्य को बदल देगा। समरवीर अक्सर महारानी शैलजा को अपनी कविताएं सुनाता। वे कविताएं रण और विजय की गाथाएं नहीं होती, बल्कि प्रेम, विरह और जीवन के गूढ़ अर्थों से भरी होती थीं। शैलजा को उन पंक्तियों में अपना ही मन झलकता दिखता। उन्हें लगता जैसे समरवीर वही शब्द कह रहा हो जो वर्षों से उनके हृदय में दबे पड़े थे। एक दिन उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, सत्ता और सम्मान तो बाहर की चीजें हैं, असल खालीपन भीतर होता है। जब आत्मा को कोई समझने वाला न मिले तो संसार की सारी दौलत भी उसे भर नहीं सकती। यह सुनते ही शैलजा की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उनके दर्द को इतने सटीक शब्द दिए थे। वे स्वयं को रोक न सकीं और उनके आंसू बह निकले। समरवीर ने संकोच के साथ अपना हाथ बढ़ाया और हल्के से उनके कंधे पर रख दिया। वह बस एक सांत्वना का स्पर्श था, पर उस क्षण दोनों के भीतर जैसे बिजली सी कौंध गई। यह सब कुछ ही दिनों में हुआ, 1 सप्ताह, शायद 10 दिन। पर इन्हीं थोड़े से दिनों में शैलजा और समरवीर भावनात्मक रूप से एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। यह कोई शारीरिक संबंध नहीं था, बल्कि 2 अकेली आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे में अपनी अधूरी दुनिया का सहारा खोज रही थीं। वे जानते थे कि यह राह गलत है, कि वे अनजाने में महाराज रणविजय के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। फिर भी उनकी भावनाएं अब उनके वश में नहीं रहीं। शैलजा को अपने जीवन में पहली बार ऐसा लगा जैसे वह सचमुच जीवित हैं। समरवीर की संगत में वह खुलकर हंसती थीं, उससे बहस करती थीं और अपने अधूरे सपनों के बारे में बातें करती थीं। वे सपने जिनके उन्होंने कभी किसी से कहने का साहस नहीं किया था। समरवीर ने भी अपने मन का बोझ हल्का करते हुए उन्हें बताया कि वह कभी एक राजकुमारी से प्रेम करता था, पर राजनैतिक समझौतों और सत्ता के खेल ने उनके प्रेम को अधूरा छोड़ दिया। उसकी कथा सुनकर शैलजा को लगा जैसे दोनों की पीड़ाएं एक दूसरे की प्रतिध्वनि बन गई हों। उनकी कहानियों ने उनके दर्द को और गहरा किया और उन्हें और भी करीब ले आईं। पर वे इस सच्चाई से अनजान थे कि महल में एक जोड़ी शातिर आंखें हर पल उन पर निगाह रखे हुए हैं। महामंत्री दुर्गेश्वर राव, जिसकी दृष्टि गिद्ध की तरह हर हलचल पर रहती थी, बहुत पहले ही रानी के व्यवहार में आए बदलाव को भांप चुका था। दुर्गेश्वर की सफलता का राज उसकी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति थी। वह लोगों के शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके हाव भाव और चाल ढाल पर ध्यान देता था।
उसने देखा कि महारानी शैलजा, जो पहले अक्सर उदास और चुप रहती थीं, अब उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई है। वे पहले से अधिक सजने संवरने लगी थीं और उनके कदमों में एक नई ऊर्जा झलकती थी। दुर्गेश्वर मन ही मन बोला, यह बदलाव साधारण प्रसन्नता का नहीं, यह किसी छिपे रहस्य के खुलने की खुशी है। यहीं से उसने अपनी जासूसी शुरू कर दी। दुर्गेश्वर राव ने महारानी शैलजा की सबसे करीबी दासियों में से एक मालती को अपने जाल में फंसाया। पहले तो उसने सोने की मोहरों का लालच दिया, पर मालती घबरा गई और मना करने लगी। तब दुर्गेश्वर ने स्वर बदल लिया। उसने धमकी दी कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाकर कालकोठरी भिजवा देगा। डर से कांपती मालती आखिरकार महामंत्री के लिए काम करने को मजबूर हो गई। अब वह उसे हर छोटी बड़ी बात बताने लगी। महारानी अब घंटों पुस्तकालय में रहती हैं, मालती ने बताया, और वहां अक्सर सेनापति समरवीर भी होते हैं। उन्होंने फिर से घुड़सवारी शुरू कर दी है और सिखाने वाले भी वही हैं। कल रात महारानी उद्यान में टहल रही थीं, तभी सेनापति भी संयोग से आ गए। वे देर तक बातें करते रहे। यह सुनकर दुर्गेश्वर की आंखों में क्रूर चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि आग कहां सुलग रही है, पर उसे केवल शक नहीं चाहिए था, उसे ऐसा पुख्ता सबूत चाहिए था जो महारानी को पूरी तरह उसके जाल में बांध दे। दुर्गेश्वर जानता था कि महाराज रणविजय सिंह अपनी रानी पर अंधा विश्वास करते हैं। अगर वह बिना ठोस प्रमाण के उनके पास गया तो सबसे पहले उसी का सिर कटेगा। इसलिए उसने एक अचूक योजना बनाने का निश्चय किया। अब उसने सेनापति समरवीर पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। उसने गौर किया कि समरवीर अक्सर किसी कागज पर कुछ लिखता है और उसे सावधानी से अपनी जेब में रख लेता है। दुर्गेश्वर मन ही मन मुस्कुराया, यही होगा मेरा सबसे बड़ा हथियार। दुर्गेश्वर राव को पूरा विश्वास हो गया था कि सेनापति समरवीर जो कागज अपनी जेब में संभाल कर रखता है वह कोई साधारण नोट नहीं, बिल्कुल महारानी शैलजा के लिए लिखी गई कविताएं या प्रेम पत्र ही हैं। इधर एक दिन शैलजा को अचानक अपनी भूल का तीखा एहसास हुआ। वह अपने कक्ष में आईने के सामने खड़ी थीं। चेहरे पर जो नई चमक और प्रसन्नता दिख रही थी वही उन्हें चुभने लगी। उन्हें लगा यह खुशी धोखे की नींव पर खड़ी है। वह महाराज रणविजय सिंह से सच्चा प्रेम करती थीं और उनका गहरा सम्मान करती थीं। किसी क्षणिक भावनात्मक भाव में आकर वह अपने पति के विश्वास को नहीं तोड़ सकती थीं। उसी शाम उन्होंने समरवीर से मिलने का निश्चय किया। सरोवर का किनारा, जो अब तक उनके मौन मिलनों का साक्षी रहा था, आज उनके बिछड़ने का गवाह बनने वाला था। कांपती आवाज में शैलजा ने कहा, यह सब गलत है सेनापति, हम अनजाने में महाराज के साथ अन्याय कर रहे हैं। समरवीर का चेहरा उतर गया। वह जानता था कि रानी सच कह रही हैं। मैं जानता हूँ शैलजा, पर मेरा हृदय मेरे वश में नहीं है, पर तुम्हें इसे वश में करना होगा, शैलजा ने दृढ़ स्वर में कहा। और मुझे भी? कल तुम महाराज से विदा लो और अपने राज्य लौट जाओ। कोई बहाना बना देना, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। समरवीर की आंखों में गहरा दर्द उभर आया, पर उसने रानी के निर्णय का सम्मान किया। भारी मन से सिर झुकाते हुए बोला, जैसा आप चाहें महारानी। बिछड़ते समय उसने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। यह मैंने आपके लिए लिखा था, उसने कहा, इसे अपने पास रख लीजिए, मेरी याद के तौर पर। शैलजा ने कांपते हाथों से वह कागज लिया और बिना कुछ कहे तेज कदमों से अपने कक्ष की ओर लौट पड़ी। उन्हें यह आभास तक नहीं था कि दुर्गेश्वर राव का एक गुप्तचर पेड़ों की ओट से यह पूरा दृश्य देख चुका है। कक्ष में पहुंचते ही शैलजा फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने समरवीर का दिया हुआ वह पत्र खोला। उसमें एक कविता थी, उनके सौंदर्य पर नहीं, बिल्कुल उनकी आंखों में छिपी उदासी और मौन पीड़ा पर लिखी हुई। शैलजा ने उस कागज को देर तक देखा, फिर उसे हल्के से चूम लिया और अपने आभूषणों के संदूक में सबसे नीचे छिपा दिया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, यह अध्याय यहीं समाप्त होगा। अब वे फिर से केवल महाराज रणविजय सिंह की वफादार पत्नी बनकर रहेंगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुर्गेश्वर राव को अब अपना मोहरा मिल चुका था। वह जान गया था कि वह पत्र कहाँ छिपा है। अब उसे बस सही समय की प्रतीक्षा थी। अगले दिन जैसा तय हुआ था, सेनापति समरवीर ने महाराज रणविजय सिंह से विदा ली। उसने किसी आवश्यक राजकीय कार्य का बहाना बनाया। महाराज का मन बहुत खिन्न हुआ
पर उन्होंने अपने मित्र को जाने की अनुमति दे दी। समरवीर के प्रस्थान के बाद शैलजा ने गहरी सांस ली। उन्हें लगा जैसे कोई भारी तूफान टल गया हो। शैलजा को लगा कि तूफान टल गया है। वह फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आईं। प्रार्थना, चित्रकारी और उद्यान में टहलना। पर अब उनका अकेलापन पहले से भी कहीं अधिक गहरा हो चुका था। समरवीर के जाने से महल फिर उसी खामोशी में डूब गया था जो उनके हृदय पर बोझ बन गई थी। उधर दुर्गेश्वर राव मौके की तलाश में था। वह जानता था कि अब महारानी अकेली हैं और भीतर से पहले से कहीं अधिक कमजोर। यही वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। 1 सप्ताह बाद महाराज रणविजय सिंह को सीमांत पर उठे विद्रोह को दबाने के लिए प्रभातगढ़ से बाहर जाना पड़ा। यह यात्रा छोटी थी, केवल 3 दिनों की, पर दुर्गेश्वर के लिए यह स्वर्णिम अवसर बन गई। प्रस्थान से पहले महाराज ने सारा राजकार्य दुर्गेश्वर को सौंपते हुए कहा, मेरे लौटने तक राज्य तुम्हारे हवाले है और महारानी का विशेष ध्यान रखना। दुर्गेश्वर ने झुककर उत्तर दिया, निश्चिंत रहे महाराज, महारानी हमारी भी महारानी हैं, उनकी सुरक्षा हमारा परम धर्म है। पर उसके चेहरे पर उभरी हल्की मुस्कान में एक शैतानी चमक थी जिसे महाराज देख न सके। राजा के जाते ही उस रात, जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा था, दुर्गेश्वर ने अपनी चाल चली। उसने पहले ही कुछ भ्रष्ट रक्षकों को अपने पाले में कर रखा था। वह दबे पांव महारानी शैलजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। दासी मालती को उसने पहले ही आदेश दे दिया था कि कक्ष का द्वार भीतर से बंद न किया जाए। कुछ ही पलों में दुर्गेश्वर बिना किसी आहट के भीतर दाखिल हो गया। महारानी शैलजा गहरी नींद में थीं। उनके चेहरे पर एक विचित्र सा भाव था, जैसे शांति और दुख एक दूसरे में घुल गए हों। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उनका चेहरा और भी नाजुक लग रहा था। दुर्गेश्वर राव बिना रुके सीधे उनके आभूषणों के संदूक के पास गया। उसने धीरे से ढक्कन उठाया और भीतर हाथ डालकर वह कागज निकाल लिया जिसके बारे में मालती ने उसे बताया था। जैसे ही पत्र उसकी मुट्ठी में आया, उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। अब उसे यकीन हो गया था, महारानी पूरी तरह उसके वश में आने वाली हैं। उसने जानबूझकर पास रखा फूलदान गिरा दिया। खटक! आवाज से शैलजा की नींद टूट गई। उन्होंने घबराकर आंखें खोलीं और सामने महामंत्री को खड़ा देखा तो उनके होश उड़ गए। महामंत्री, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वे घबराकर बिस्तर पर बैठ गईं। दुर्गेश्वर हंसा, ऐसी हंसी जिसमें कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ ठंडा जहर घुला था। मैं तो बस ये देखने आया था महारानी, वह बोला, कि आप अपने उस विशेष मित्र की याद में कैसी नींद सोती हैं। कहते हुए उसने वह पत्र उनकी ओर उछाल दिया। कागज हवा में लहराता हुआ जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे देखते ही शैलजा का चेहरा सफेद पड़ गया, मानो रक्त ही सूख गया हो। ये आपको कैसे मिला? उनकी आवाज कांप रही थी। दुर्गेश्वर उनके पास आता हुआ बोला, जहाँ चाह वहाँ राह महारानी। इस महल की दीवारों के भीतर क्या होता है, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? उसकी आंखों में कुटिल चमक थी। मुझे तुम्हारी और सेनापति समरवीर की हर मुलाकात का पता है, कब, कहाँ, कितनी देर, सब कुछ। शैलजा की सांसें तेज हो गईं। उन्हें समझ आ गया, अब उनका सबसे बड़ा डर उनके सामने खड़ा है। मुझे तुम्हारी उस अधूरी प्रेम कथा के बारे में सब पता है महारानी, दुर्गेश्वर राव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनते ही शैलजा की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सच नहीं है, वह कांपती आवाज में बोली। मेरा और सेनापति समरवीर का कोई अनुचित संबंध नहीं था। हम केवल मित्र थे, बस मित्र। मित्र? दुर्गेश्वर फिर हंसा, ऐसी हंसी जो भीतर तक चीर दे। ऐसे मित्र जो छिप छिप कर मिलते हैं, जो एक दूसरे के लिए कविताएं और पत्र लिखते हैं। वह और पास आ गया। सोचो महारानी, जब महाराज रणविजय सिंह को यह सब पता चलेगा तो वे इस मित्रता के बारे में क्या कहेंगे? सेनापति समरवीर का सिर तो निश्चित ही कटेगा, पर तुम्हारा क्या होगा? शैलजा सिहर उठी। जिस राजा ने तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाकर रखा, जब उसे लगेगा कि तुमने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है तो उसका क्रोध कितना भयानक होगा, इसकी कल्पना करो। शायद तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाए, या शायद इसी महल के किसी अंधेरे तहखाने में तुम्हारी बाकी जिंदगी सड़ती रहे। शैलजा पूरी तरह कांप रही थी। दुर्गेश्वर के शब्द तीरों की तरह उनके हृदय में धंस रहे थे। वह महाराज के प्रेम को जानती थीं, पर उनके विश्वास के टूटने पर वह कैसे टूटेंगे, यह सोचकर ही उनकी रूह कांप उठी। आप क्या चाहते हैं? उन्होंने सिसकते हुए पूछा।
अब वह समझ चुकी थीं। महामंत्री उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। दुर्गेश्वर राव रानी के बिस्तर के पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने शैलजा का हाथ थाम लिया। शैलजा ने घृणा से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ लोहे की तरह सख्त थी। मैं कुछ नहीं चाहता महारानी, वह फुसफुसाया। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। यह राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। मैं महाराज को कुछ नहीं बताऊंगा। शैलजा ने कांपती आंखों से उसकी ओर देखा। उम्मीद की एक हल्की सी किरण जाग उठी। सच? बिल्कुल, दुर्गेश्वर बोला, पर मेरी इस वफादारी की एक कीमत है। यह सुनते ही शैलजा का दिल डूब गया। कैसी कीमत? दुर्गेश्वर उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। कीमत बहुत छोटी है महारानी। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। जब, जहां और जैसे मैं चाहूंगा। तुम मेरी कठपुतली बनकर रहोगी। वह रुककर उनकी ओर मुड़ा। तुम महाराज को प्रभावित करोगी, मेरे पक्ष में फैसले करवाओगी, जो जानकारी मुझे चाहिए वह मुझे दोगी, और मेरी हर इच्छा पूरी करोगी। आखिरी वाक्य कहते समय उसकी आंखों में जो हवस और गंदगी थी, उसे देखकर शैलजा की आत्मा कांप उठी। उन्हें समझ आ गया, दुर्गेश्वर केवल सत्ता ही नहीं, उन्हें भी अपनी मिल्कियत बनाना चाहता है। नहीं, कभी नहीं, शैलजा चीख पड़ी। मैं ऐसा करने से पहले मर जाना पसंद करूंगी। दुर्गेश्वर राव के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। मरना बहुत आसान है महारानी, वह धीमे स्वर में बोला, पर जीना बहुत कठिन। जरा सोचो, तुम्हारी मृत्यु के बाद लोग तुम्हें कैसे याद करेंगे? एक विश्वासघाती रानी के रूप में। वह और पास आ गया। तुम्हारी कहानी प्रभातगढ़ के इतिहास पर एक काला धब्बा बन जाएगी, और महाराज रणविजय सिंह, वे जीते जी मर जाएंगे। क्या तुम सच में यही चाहती हो? शैलजा के पास कोई उत्तर नहीं था। वह हर ओर से घिर चुकी थी। एक ओर आत्मसम्मान की खाई, दूसरी ओर अपमान और विनाश का कुआं। अगर वह दुर्गेश्वर की बात मानती तो उनका स्वाभिमान मर जाता। अगर नहीं मानती तो उनका और उनके पति का सम्मान, और शायद सेनापति समरवीर का जीवन भी समाप्त हो जाता। वह पूरी तरह विवश थी। उनके सामने एक भूखा भेड़िया खड़ा था, जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाने को तैयार था। उस रात के बाद शैलजा की दुनिया बदल गई। वह अब प्रभातगढ़ की महारानी नहीं रही। वे महामंत्री दुर्गेश्वर राव की कैदी बन चुकी थीं। उनका भव्य महल एक कारागार बन गया, और उनकी हर सांस पर दुर्गेश्वर का पहरा बैठ गया। कुछ दिनों बाद जब महाराज रणविजय सिंह सीमा से लौटे, तो उन्होंने रानी के व्यवहार में अजीब सा बदलाव महसूस किया। शैलजा पहले से अधिक चुप और सहमी हुई लग रही थीं। क्या बात है शैलजा? महाराज ने स्नेह से पूछा। उन्होंने बस सिर झुका लिया। थोड़ा सिर दर्द है स्वामी। महाराज ने उनके माथे को चूम लिया और वैद्य बुलाने का आदेश दे दिया। उन्हें क्या पता था कि उनकी रानी का दर्द शरीर का नहीं, आत्मा का था। अब दुर्गेश्वर राव ने अपना असली खेल शुरू कर दिया। वह बहाने बनाकर महारानी शैलजा को बार बार अकेले में बुलाने लगा। कभी किसी राजकीय आदेश पर राय लेने के नाम पर, तो कभी किसी गुप्त संदेश का हवाला देकर। हर मुलाकात में वह उन्हें यह जता देता कि उनकी किस्मत अब उसकी मुट्ठी में कैद है। एक दिन उसने ठंडे स्वर में कहा, महारानी, उत्तरी प्रांत का सूबेदार जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप महाराज से कहें, उसे हटाकर मेरे किसी भरोसेमंद व्यक्ति को वहाँ नियुक्त कर दिया जाए। शैलजा कांप उठी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने डरते हुए कहा। महाराज राजकीय मामलों में मेरा दखल पसंद नहीं करते। दुर्गेश्वर हंस पड़ा। तुम्हें करना होगा शैलजा, उसने धीरे से कहा, वरना तुम जानती हो। कहते हुए उसने अपनी जेब से उस पत्र का कोना बाहर निकाल दिया। यह कागज महाराज की मेज तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। शैलजा की सांस रुक गई। वह समझ गई, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूर होकर उन्हें वही करना पड़ा जो दुर्गेश्वर चाहता था। उस रात उन्होंने बड़ी चतुराई से महाराज रणविजय सिंह के मन में उत्तरी सूबेदार के विरुद्ध संदेह का बीज बो दिया। ऐसे मानो वह सिर्फ एक चिंतित पत्नी हो, जो राज्य की भलाई के लिए सोच रही हो। और इस तरह दुर्गेश्वर राव ने अपनी पहली चाल चल दी। महाराज रणविजय सिंह, जो अपनी रानी की हर बात पर अटूट विश्वास करते थे, कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद दुर्गेश्वर राव के सुझाव पर सहमत हो गए। यह दुर्गेश्वर की पहली बड़ी जीत थी। अब उसे सत्ता का एक नया नशा चढ़ गया। वह महारानी शैलजा को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने लगा और अपने विश्वास पात्र लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने लगा।
शैलजा स्वयं को एक जीवित कठपुतली की तरह महसूस करती थीं, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, कोई इच्छा नहीं। पर दुर्गेश्वर की मांगें यहीं समाप्त नहीं हुई। वह केवल सत्ता नहीं चाहता था, वह महारानी के आत्मसम्मान को पूरी तरह तोड़ देना चाहता था। उन्हें उनकी एक भूल की ऐसी सजा देना चाहता था जो जीवन भर उन्हें जला दे। एक रात जब महाराज पड़ोसी राज्य के दूतों के साथ लंबे राजकीय भोज में व्यस्त थे, दुर्गेश्वर फिर से शैलजा के कक्ष में आ पहुंचा। इस बार उसकी आंखों में पहले से कहीं अधिक खतरनाक चमक थी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो महारानी, वह उनकी ओर बढ़ते हुए बोला। शैलजा घृणा से पीछे हट गई। दूर रहो मुझसे राक्षस। राक्षस? दुर्गेश्वर हंस पड़ा। मैं तो तुम्हारा रक्षक हूँ शैलजा। मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा राज अपने सीने में दफन कर रखा है। क्या मुझे इसका कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? कहते हुए वह आगे बढ़ा और उसने शैलजा का हाथ कसकर पकड़ लिया। शैलजा ने पूरा बल लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर दुर्गेश्वर की पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। छोड़ दो मुझे, वह सिसक उठी। ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो। दया? दुर्गेश्वर का चेहरा उनके चेहरे के बेहद करीब आ गया। दया की भीख तब मांगनी चाहिए थी जब तुम सरोवर के किनारे अपने उस मित्र के साथ सपनों के पुल बांध रही थीं। तुमने अपने पति पर दया नहीं की, जो तुमसे प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, और अब तुम मुझसे दया की उम्मीद कर रही हो। उस रात दुर्गेश्वर ने हर सीमा लांघ दी। उसने शैलजा की बेबसी का फायदा उठाया और केवल उनके शरीर को ही नहीं, उनकी आत्मा को भी रौंद डाला। शैलजा ने विरोध किया, संघर्ष किया, पर उसकी क्रूर शक्ति के आगे वे असहाय रहीं। जब दुर्गेश्वर कक्ष से निकल गया तो शैलजा फर्श पर एक टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ी थीं। उनके आंसू सूख चुके थे, आंखों में अब कोई भाव नहीं बचा था, न दुख, न क्रोध, न घृणा। मानो भीतर का सब कुछ निचोड़ लिया गया हो और वे एक खाली पात्र बन चुकी हों। यहीं से वह भयावह सिलसिला शुरू हो गया। जब भी दुर्गेश्वर चाहता, वह उन्हें अपनी क्रूर इच्छाओं का शिकार बनाता। धीरे धीरे शैलजा ने विरोध करना छोड़ दिया। वे पत्थर की मूर्ति सी बन गईं, जो सब कुछ सहती थी पर कुछ महसूस नहीं करती थी। दिन में वह महाराज रणविजय सिंह के सामने एक आदर्श पत्नी का अभिनय करती और रात में महामंत्री के लिए सिर्फ एक विवश वस्तु बन जाती। उन्हें खुद से घृणा होने लगी थी। हर सुबह जब वह आईने में अपना चेहरा देखती तो अपना ही अक्स उन्हें किसी अजनबी जैसा लगता। वे जीना नहीं चाहती थीं, पर मर भी नहीं सकती थीं, क्योंकि मरने का अर्थ था अपने पति को सदा के लिए धोखा देना, अपने कुल और सम्मान को मिट्टी में मिला देना। इस दोहरी जिंदगी का बोझ ढोते ढोते शैलजा भीतर ही भीतर टूटती चली जा रही थी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय माता दी। आज रणविजय के जीवन का असली केंद्र कोई युद्ध नहीं, बल्कि उनकी पत्नी थी, महारानी शैलजा। शैलजा का सौंदर्य केवल रूप तक सीमित नहीं था, उसमें एक अलौकिक गरिमा थी। उनकी आंखें गहरे सरोवर जैसी थीं, जिनमें बुद्धिमत्ता और करुणा एक साथ झलकती थी। उनके केश रेशम से भी अधिक कोमल थे और उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि बुझा हुआ मन भी खिल उठता था। महाराज अपनी रानी से अगाध प्रेम करते थे। उनके लिए शैलजा केवल जीवन संगिनी नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का अभिन्न अंग थीं। दिन भर के राजकाज की थकान के बाद जब वे अपने कक्ष में लौटते तो शैलजा का शांत चेहरा देखते ही उनकी सारी चिंताएं मिट जाती। वे देर तक उनके पास बैठते, उनसे मन की बातें करते और उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा को पूरा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। महाराज रणविजय सिंह ने शैलजा के लिए मोतियों और रत्नों से सजा एक भव्य महल बनवाया था। उनके विश्राम और विहार के लिए केवड़े, चंपा और पारिजात से भरे सुगंधित उद्यान तैयार करवाए गए थे। संसार की हर